अफ्रीका के जंगल के अंदर छुपा एक रहस्यमय शहर है और वहीं मौजूद है एक अमूल्य खजाने का भंडार। कहा जाता है कि जो कोई भी उस शहर में प्रवेश करता है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी कुछ लोग उस छुपे हुए शहर और अमूल्य खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं, बिना ये जाने कि वहां इंतजार कर रही है भयानक प्राकृतिक आपदाएं, जंगली आदिवासी हमले और छुपे हुए सैकड़ों मौत के अंजाम। अब सवाल उठता है, क्या वाकई में वह रहस्यमय शहर है और आखिरकार उनका अंजाम क्या होता है? क्या वे जंगल के खतरों का सामना कर पाते हैं? चलो वीडियो में एक लाइक देकर हम सब मिलकर कंगूर के उस भयानक जंगल में खो जाएं। कहानी की शुरुआत में हम एक कंट्रोल रूम देखते हैं जहां कारेन अपने सहयोगी चार्ल्स से संपर्क में है। चार्ल्स अब अफ्रीका के गहरे जंगल कांगो में है, जहां वे एक रहस्य खोजने गए थे। असल में चार्ल्स और उनकी टीम एक विशेष प्रकार के हीरे की तलाश में है जिसका नाम एलोलिविया रखा गया है। कहा जाता है कि इस हीरे की शक्ति इतनी प्रबल है कि इससे दुनिया का इतिहास ही बदल सकता है और इसके माध्यम से कई भयानक काम किए जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली जाती है तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। कई खोजबीन के बाद आखिरकार चार्ल्स कुछ ब्लू हीरे के टुकड़े खोज निकालते हैं और उन्हें लेजर बंदूक में डाल देते हैं। फिर वह कारेन को एक डेमो दिखाते हैं। कारेन इस अद्भुत डेमो से चकित रह जाती हैं क्योंकि यह हीरा इतना शक्तिशाली था कि लेजर की रश्मियों के जरिए पृथ्वी से चांद पर छेद बन सकता था। जब कारेन चार्ल्स का सटीक स्थान जानने की कोशिश कर रही थी, उसी समय कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण अचानक चार्ल्स के साथ उनका संपर्क टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स का एक दोस्त उनसे कहता है, मुझे लगता है मैंने हीरे के असली स्थान का पता लगा लिया है। यह कहते ही वह चार्ल्स को एक रहस्यमय झील के पास ले जाता है जिसके नीचे एक गुप्त सुरंग छुपी हुई है। चार्ल्स और उनका दोस्त उस सुरंग से झील के नीचे पार कर दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जो दृश्य उन्हें देखने को मिलता है उससे वे पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। चार्ल्स यहां हीरा खोजने आया था, लेकिन उसने एक प्राचीन शहर की खोज कर ली है। शायद इसी शहर में कहीं वह विशेष ब्लू हीरा छुपा हुआ है जिसकी वे इतनी देर से तलाश कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक जंगल की अंधेरी गहराई से कुछ अज्ञात प्राणी निकल आते हैं और चार्ल्स तथा उनकी टीम पर भयानक हमले कर देते हैं। सीन कट के बाद हम देखते हैं कि कारेन फिर से चार्ल्स से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। कुछ ही समय बाद चार्ल्स का कैमरा कनेक्ट होता है, लेकिन जो दृश्य सामने आता है उससे कारेन बेहद डरी हुई नजर आती है। वे देखती है कि चार्ल्स और उनकी टीम के सभी बेहोश शरीर जमीन पर गिर पड़े हैं। शायद वहां अब कोई बचा नहीं है, लेकिन तभी कुछ अचानक कैमरे के सामने आ जाता है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सब कुछ इतनी तेजी से घटित हो रहा था कि कारेन और उनकी टीम कुछ समझ नहीं पाती। इस घटना को देखने के बाद कारेन गहरी चिंता में पड़ जाती है। उनका प्रिय व्यक्ति चार्ल्स अब कहां है? हाँ, आपने सही सुना, कारेन चार्ल्स से बहुत प्यार करती थी। अब सवाल उठता है कि क्या चार्ल्स बच पाया है और उनके साथ आखिर क्या हुआ? चलिए वीडियो के अगले हिस्से में जानते हैं। इतनी सारी घटनाओं के बावजूद उनके बॉस ट्रेविस को इन सब की ज्यादा परवाह नहीं है, बल्कि वह सबसे अधिक हीरे के बारे में सोचते हैं। इतनी सारी मौतों से उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनके अनुसार यह विशेष ब्लू हीरा उनकी कंपनी का भविष्य बदल सकता है। अगर यह किसी तरह खो जाता है तो शायद उनकी रिसर्च कंपनी बंद भी हो सकती है। इसलिए ट्रेविस कैमरन से कहते हैं कि अगर वह खुद जंगल में जाकर चार्ल्स की तलाश करे तो वह उसके लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। लेकिन कारेन पहले से ही समझ चुकी थी कि ट्रेविस का असली मकसद उन्हें सिर्फ हीरा खोजने के लिए भेजना है। चार्ल्स या उनकी टीम की कोई परवाह नहीं है। फिर भी कारेन सहमति दे जाती है क्योंकि वह चार्ल्स से प्यार करती है। हालांकि वह ट्रेविस से कड़ी चेतावनी देती है, अगर मुझे लगे कि मुझे सिर्फ हीरे के लिए भेजा गया है तो अगर कोई भी बेईमानी करने की कोशिश करता है तो मैं ऐसा करूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके पीछे कारेन का एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे हम जैसे ही वीडियो में सामने आते देखेंगे समझ जाएंगे। इसके बाद कारेन तैयार हो जाती है कंगो के जंगल में जाने के लिए। दूसरी ओर हम पीटर नाम के एक वैज्ञानिक को देखते हैं जिसने ऐसा एक उपकरण खोजा है जिसके माध्यम से सांकेतिक भाषा को बोली में बदला जा सकता है। वास्तव में
इस डिवाइस की मदद से अशिक्षित लोग भी बोल सकेंगे, जो कि एक अद्भुत खोज है। अपनी इस खोज के लिए पीटर ने एक गोरिल्ला चुनी जिसका नाम एमी है। हम देखते हैं कि एमी बहुत ही बुद्धिमान थी। पीटर उसे काफी समय से उसी डिवाइस के माध्यम से सांकेतिक भाषा सिखा रहे थे। इसी कारण पीटर एक दिन सबके सामने अपनी इस खोज का प्रदर्शन करते हैं। वहां मौजूद सभी लोग एमी को ऐसे बोलते देखकर हैरान रह जाते हैं और उसकी इस खोज की बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद पीटर काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि एमी अक्सर बुरे सपने देखती थी। एक दिन एमी ने अपने सपनों के दृश्यों को चित्रित करना शुरू कर दिया। उन अजीब चित्रों को देखकर पीटर काफी हैरान हो गए, क्योंकि उनमें एमी अपने असली घर, जंगल और अपने जाति के लोगों को बहुत याद कर रही थी। इन चित्रों में उसने अपनी भावनाओं को उभार दिया था, और इसी वजह से पीटर ने यह निर्णय लिया कि उसके दोस्त के रूप में उसका कर्तव्य है कि वह एमी को उसके असली घर वापस ले जाए। इसी खोज में पीटर ने एमी का जन्म स्थान ढूंढने का प्रयास शुरू किया। कई खोज के बाद आखिरकार उसे वह वांछित स्थान मिल गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह वही जगह थी जहां चार्ल्स और उसकी टीम रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद पीटर ने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, वह एमी को उसके जाति के पास वापस जरूर ले जाएगा। लेकिन कंगो के इस जंगल में अभियान के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। इसलिए पीटर अपने बॉस के पास गया और कंगो अभियान के लिए आर्थिक सहायता मांगी। दुर्भाग्य से उसके बॉस ने स्पष्ट कर दिया कि इस अभियान में वह किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। इससे पीटर पूरी तरह निराश हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसी समय हेमलॉक नाम के एक रोमानियाई व्यापारी ने पीटर से कहा कि वह कंगो के जंगल में जाने में उसकी मदद कर सकता है। अब सवाल उठता है कि हेमलॉक ने बिना किसी स्वार्थ के ऐसा क्यों किया। असल में हेमलॉक लंबे समय से एक रहस्यमय प्राचीन शहर लॉस्ट सिटी ऑफ जिन की तलाश में था। यही वह जगह थी जहां चार्ल्स गायब हो गया था। हेमलॉक ने एक प्राचीन पुस्तक से इस गुप्त शहर के बारे में जाना था। कहा जाता है कि कभी राजा सोलोमन ने इस जंगल में खोजबीन करने के लिए अभियान चलाया था और बताया गया था कि उस शहर में एक अत्यंत कीमती हीरा छिपा हुआ है। यहां तक कि उस पुस्तक के एक पृष्ठ पर एक विशाल आंख का चिन्ह अंकित था, जैसा कि एमी के पास भी था। हेमलॉक को यह लगने लगा कि एमी चूंकि उसी शहर में पली बड़ी है, इसलिए वह आसानी से उन्हें उस गुप्त शहर तक पहुंचा सकती है। इसी वजह से हेमलॉक ने पीटर और एमी की मदद करने का प्रस्ताव रखा, जबकि पीटर को हेमलॉक की इस गुप्त योजना का कोई पता नहीं था। उसे लगा था कि हेमलॉक शायद जानवरों से भी प्रेम करता है, इसलिए उसने ऐसा किया। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद अगले दिन पीटर और टीम कंगो के जंगल में अभियान के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। विमान में चढ़ते समय पीटर और कैरेन की मुलाकात हो गई। परिचय करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि भले ही उनके लक्ष्य अलग हो, परंतु उनकी मंजिल एक ही है, वह कंगो का भयानक जंगल जहां अज्ञात खतरों का सामना करना पड़ेगा। उसी समय हम देखते हैं कि कैरेन ने अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार साथ ले लिए हैं, जो उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करेंगे। काफी लंबे सफर के बाद उनका विमान सेंट्रल अफ्रीका में उतरता है, लेकिन वहां आतंकवादियों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था, अर्थात उनके कंगो के। जंगल में जाना अब काफी कठिन हो गया है, इसलिए कैरेन ने वहां के मुनरो नामक एक स्थायी निवासी को अपनी टीम में शामिल कर लिया, क्योंकि वह कांगो के जंगल को अच्छी तरह जानता था और उन्हें जंगल के भीषण खतरों से बचने में मदद कर सकेगा। इसके बाद वे विमान से अंततः कांगो के जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। काफी समय की यात्रा के बाद वे कांगो के जंगल के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वे एक सुरक्षित जगह खोज रहे थे जहां अपना विमान उतारा जा सके। ठीक उसी समय जंगल में मौजूद आतंकवादी उनके विमान की ओर मिसाइल दागते हैं, जिससे विमान का कुछ हिस्सा टूट जाता है। सभी को एहसास हो जाता है कि विमान किसी भी क्षण क्रैश कर सकता है। अब उनके सामने एकमात्र विकल्प था, विमान से पैराशूट के जरिए बाहर निकलना, नहीं तो यदि विमान जमीन से टकरा गया तो मौत तय थी। अंततः सभी ने पैराशूट लेकर विमान से कूदना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में सभी सुरक्षित रूप से जंगल में उतरने में सफल हो गए। इतने बड़े खतरे से बचने के बाद भी सभी काफी भयभीत थे, क्योंकि किसी भी समय जंगल में नया खतरा मंडरा सकता था। अत्यधिक थकावट के कारण उन्होंने वहां एक तंबू लगाकर आज की रात वहीं बिताने का निर्णय किया।
दूसरी ओर कैरेन ने सैटेलाइट के माध्यम से अपने बॉस ट्रेविस से संपर्क किया और उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया। इस तरह उस दिन की रात कुछ हद तक गुजर गई। अगले दिन बहुत सुबह होते ही वे फिर से आगे की यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन जंगल के माध्यम से आगे बढ़ना उनके लिए बेहद खतरनाक था, क्योंकि चारों ओर मौत ही मौत थी। काफी देर चलने के बाद शाम के समय जंगल में बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सभी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में केवल बारिश ही नहीं, थोड़ी आगे बढ़ने पर आदिवासी भी उनके सामने आ जाते हैं। ये आदिवासी बहुत ही नेकदिल लोग थे। बातचीत से समझ में आ जाता है कि कैरेन सहित बाकी सभी उनके लिए खतरा नहीं है। जब कैरेन आदिवासियों से चार्ल्स और उसकी टीम के बारे में पूछती है तो आदिवासी कुछ खास नहीं बता पाते, लेकिन वे बताते हैं कि उन्होंने यहाँ एक विदेशी व्यक्ति को घायल अवस्था में पाया था। हम उस व्यक्ति को देखते हैं, उसकी हालत बहुत खराब थी, वह अपने शरीर को हिलडुल नहीं पा रहा था। कैरेन उसके पास जाकर चार्ल्स के बारे में पूछती है, पर जब उसने वहां एमी को देखा तो डर से चीखना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि वह इतना भयभीत हो गया कि तुरंत मर गया। अब सवाल उठता है कि उसके पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छुपा था कि उसने एमी को देखते ही इतनी भीषण डर के मारे अपनी जान गंवा दी। ये रहस्य तो फिल्म के आगे चलने पर ही समझ में आएगा। उस व्यक्ति की ऐसी हालत देखकर कैरेन सहित बाकी सभी भी भयभीत हो उठते हैं, क्योंकि वे इसका कोई मतलब समझ नहीं पा रहे थे। कुछ देर विश्राम करने के बाद वे फिर से अभियान पर निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार उनका रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है। रास्ते में चलते चलते एक बार रात हो जाती है। उस रात जब वे एक नदी पार कर रहे थे, ठीक उसी समय विशाल आकार के जलहस्ती जैसे कुछ जीवों ने उन पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में टीम के कुछ सदस्यों की वहीं मौत हो जाती है, और जिनका भाग्य अच्छा रहता है वे जीवित बच जाते हैं। इसके बाद वे किसी भी तरह नदी पार करके तट पर आ जाते हैं। सभी अपने सृष्टिकर्ता का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वे एक बड़े खतरे से बच गए थे। फिर काफी समय बीत जाता है और अचानक वे आकाश में एक विमान दिखाई देता है, लेकिन उस पर जंगल में रहने वाले आतंकवादियों ने हमला कर आग लगा दी थी, जिसके बाद वह विमान जंगल के बीच ही टूट जाता है। वैसे भी उस रात कुछ यूं ही बीत जाती है और सुबह हो जाती है। सभी लंबी यात्रा के बाद एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां दो अलग अलग रास्ते दोनों ओर फैले हुए हैं। तब वे ये समझ नहीं पाते कि किस दिशा में जाना चाहिए। तभी एमी आगे आकर हाथ की इशारे से एक रास्ते की ओर संकेत करती है, शायद वही रास्ता जिसे वह बार बार सपनों में देखती थी। सभी एमी की बात मानकर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वे जंगल के और भी गहरे हिस्से में प्रवेश करते हैं, और वहां उन्हें वह टूटी फूटी विमान मिल जाती है जो पिछले रात जंगल के भीतर ही टूट गई थी। जब वे विमान के अंदर ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह प्लेन असल में ट्रेविस द्वारा भेजा गया था, क्योंकि वह कैरेन पर पूरा भरोसा नहीं कर सके थे। लेकिन अब उस टीम में और कोई जीवित नहीं बचा था, सभी मर चुके थे। फिर भी उस विमान के अंदर उन्हें कुछ खाने पीने की सामग्री मिल जाती है, जिसे लेकर वे फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। काफी देर जंगल में चलने के बाद वे आखिरकार द लार्ज सिटी ऑफ जीन के पास पहुंच जाते हैं। जंगल के भीतर ऐसा एक प्राचीन शहर देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे खुश थे हेमलॉक। शहर के सामने एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने अपने सपनों में देखी थी। हेमलॉक कहता है, मेरा मानना है कि बाहरी दुनिया से ब्लू डायमंड की रक्षा के लिए ही किंग सोलोमन ने यह गुप्त निर्माण किया था। सभी मन में उत्साह लेकर शहर के भीतर प्रवेश करते हैं। शहर की दीवारों पर उकेरी गई विभिन्न चित्रलिपियों को देखकर पता चलता है कि प्राचीन काल की घटनाओं को यहाँ दर्ज किया गया है। डायमंड की खोज के उद्देश्य से वे शहर के और भी गहरे हिस्से में जाते हैं। तभी अचानक उन पर विशाल आकार के गोरिल्लाओं का एक समूह हमला कर देता है। इन्हें ग्रे गोरिल्ला कहा जाता है, जो कई साल पहले विलुप्त हो चुके थे, परंतु इस गहन जंगल के भीतर अभी भी जीवित है। कैरेन समेत सभी गोरिल्लाओं को देखकर हैरानी होती है। ऐसा लगता था मानो ये कई वर्षों से इस जगह और ब्लू डायमंड की रक्षा कर रहे हों, परंतु ये गोरिल्ला बेहद खतरनाक निकले। सभी विभिन्न हथियारों से इनके खिलाफ लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता है गोरिल्लाओं की संख्या बढ़ जाती है। अंततः
कैरेन सहित सभी मजबूर होकर वहां से निकलने का फैसला कर लेते हैं। शायद अब आप समझ सकते हैं कि चार्ल्स की टीम का आखिरी जीवित सदस्य एमी को देखकर इतना डर गया था कि वह मर गया, क्योंकि दरअसल ये गोरिल्ला ही चार्ल्स की टीम पर हमला कर रहे थे और उस व्यक्ति ने सोचा था कि शायद वह भी उनकी टीम का ही हिस्सा है। उस रात वे जंगल के एक स्थान पर तंबू लगाकर किसी तरह रात बिता देते हैं। अगले दिन सुबह वे फिर से उस प्राचीन शहर के भीतर प्रवेश करते हैं। हेमल दीवारों पर उकेरे गए प्रतीकों को देखकर समझ जाता है कि ये गोरिल्ला दरअसल किंग सोलोमन द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे ताकि वे ब्लू डायमंड को बाहरी दुश्मनों से बचा सकें। इसी बीच पीटर वहां सैकड़ों लोगों की कंकाल देखकर बेहद डर जाता है। शायद वे लोग पहले भी यहां इस बहुमूल्य डायमंड को लेने आए थे। अंततः सभी समझ जाते हैं कि अगर यहाँ काफी देर तक रुके रहे तो शायद वे भी मर सकते हैं, इसलिए सभी निर्णय लेते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। अग्नियागिरी, जो हजारों सालों से सोया हुआ था, उसी क्षण जाग उठता है और उसी शहर के भीतर एक भयंकर भूकंप की शुरुआत हो जाती है। भूकंप के झटके से कैनन और बाकी सभी उस स्थान के अंदर स्थित एक विशाल सुरंग में गिर जाते हैं, लेकिन इसी में उनकी किस्मत चमक जाती है, क्योंकि उस सुरंग के आखिरी छोर पर उनका वांछित ब्लू डायमंड का गुप्त भंडार छुपा होता है। थोड़ी आगे बढ़ने पर वे पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर बिखरे अनमोल ब्लू डायमंड दिखते हैं, वही डायमंड जिसके लिए उन्होंने इतना जोखिम उठाया था। ये देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं होती, क्योंकि यही ग्रे गोरिल्लाओं का असली निवास स्थान था जहां किंग सोलोमन ने उन्हें प्रशिक्षित किया था। फिर एक विशाल गोरिल्ला सेना, ग्रे गोरिल्ला, कैरेन पर आक्रमण करने लगती है। सभी सदस्य विभिन्न हथियारों से उनकी लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, पर गोरिल्लाओं की संख्या अधिक और उनके व्यवहार अत्यंत हिंसक होने के कारण कोई काम नहीं बनता। एक पल में हम देखते हैं कि हेमलॉक उन गोरिल्लाओं के हाथों बेरहमी से मारा जाता है। इसी बीच कैरेन चार्ल्स का निर्जीव शव कंकालों के बीच पड़ा हुआ देखकर मानसिक रूप से टूट जाती है, क्योंकि वह उस प्यार को पाने आई थी जो अब जीवित नहीं है। हालांकि उनके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि अग्नि का लावा धीरे धीरे उस स्थान में घुसपैठ करने लगा था। दूसरी ओर पीटर को भी कुछ गोरिल्ला चारों ओर से घेर लेते हैं, पर जैसे ही उन पर हमला करने लगेंगे, अचानक एमी आकर गोरिल्लाओं से लड़ती है और पीटर को बचा लेती है। इसके बाद कैरेन, मुनरो, पीटर और एमी किसी भी तरह उस भयावह शहर से बाहर निकल आते हैं। ठीक उसी क्षण शहर के भीतर अग्नियागिरी का लावा प्रवेश कर जाता है और उस ब्लू डायमंड के भंडार को भी गोरिल्लाओं द्वारा पूरी तरह नष्ट कर देता है। इस तरह लॉस्ट सिटी ऑफ जीन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कुछ समय बाद कैरेन सहित सभी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सभी को चकित करते हुए हम देखते हैं कि कैरेन के हाथ में एक ब्लू डायमंड है। उसे वह ट्रेविस को नहीं देगी, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि अगर ट्रेविस का एकमात्र उद्देश्य ब्लू डायमंड है तो वह ऐसा कुछ करेगा जिसकी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर कैरेन एक लेजर बंदूक की मदद से उस ब्लू डायमंड का उपयोग करती है और उसे ट्रेविस के करोड़ों डॉलर की कीमत वाले सैटेलाइट पर निशाना बनाकर लक्षित करती है, जिसके लिए ट्रेविस वह ब्लू डायमंड खोज रहा था। कुछ ही क्षणों में लेजर की सहायता से सैटेलाइट नष्ट हो जाती है। शायद ये ट्रेविस को उसका उचित दंड था, क्योंकि केवल उसके लालच की वजह से उसने आज अपने प्यार को खो दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने दोस्त एमी को उस जंगल में उसके जन्म स्थान पर छोड़ देता है। एमी अपने परिवार को ढूंढ लेती है और अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। अंत में कैरेन, मुनरो और पीटर एक एयर बैलून से पास के किसी हवाई अड्डे की ओर प्रस्थान करते हैं। इसी दृश्य के साथ फिल्म का समापन होता है। तो हमारा आज का जंगल अभियान कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो पर एक लाइक दें, और यदि आप ऐसे और फिल्में देखना चाहते हैं तो कमेंट में उनकी पसंदीदा फिल्म का नाम लिखें। सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।